नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो इस बार बेगूसराय विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, जिनका नाम है सूर्य प्रकाश सिसारिया उर्फ राजेश सिसारिया। आइए जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो के जितने भी रिपोर्टर्स हैं और डॉक्टर रोशन सर, इनको मैं दिल से पहले से भी मानता हूं और जानता भी हूं, बहुत करीबी हैं हमारे वो। मैं दिल से उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी केवी स्टूडियो को मेरे पास कुछ जानकारी विधानसभा के लेने के लिए भेजा। दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप अपना परिचय साझा करें। देखिए, मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिसारिया है। बहुत से लोग बच्चे से मुझे राजेश सिसारिया के नाम से जानते हैं, लेकिन कॉलेज सर्टिफिकेट में मेरा नाम है सूर्य प्रकाश सिसारिया। तो मैं हूँ एक, लेकिन नाम है दो। पप्पू यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी, उनका पहले तो था हॉकी बॉल, लेकिन केंद्र सरकार के षड्यंत्र के तहत चुनाव चिन्ह बदल करके कैंची छाप दे दिया गया हम लोगों को। हालांकि कैंची बहुत आसानी और जानकारी का ये चुनाव चिन्ह है कि हर घर में बच्चे से लेके बूढ़े, बच्चियों से लेके माताएं तक हर घर में कैंची है। हम लोगों को और आसान हो गया चुनाव चिन्ह बतलाने में, और हर घर में लोग जान गए हैं कि हॉकी बॉल की जगह कैंची छाप हम लोगों का आ गया। राजनीति से जुड़ाव कैसे हुआ सर? राजनीति से जुड़ाव तो 2004 से ही है कि हमारे पिताजी 2005 में 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, एक बार निर्दलीय, एक बार मायावती के टिकट से। सर क्या नाम था उनका? सर नारायण प्रसाद सिसारिया जी जी। और उसके बाद 2009 में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे। तो हम लोग 2005 से राजनीति से जुड़ गए। 2009 में लगभग 10-12 हज़ार वोट उनको आया था। उसके बाद हम लोग बीजेपी से पहले भी जुड़े हुए थे। पहले कांग्रेस में थे हमारे पिताजी शुरू में, उसके बाद हम लोग बीजेपी से गए। लेकिन उनके दिल में तमन्ना हो कि बेगूसराय के लिए कुछ अच्छा करना है, इसलिए चुनाव लड़ना सोचे कि हमको चुनाव लड़के बेगूसराय के लिए कुछ अच्छा करना है। लेकिन सफलता उसमें इसलिए नहीं मिली कि निर्दलीय हम लोग थे। उस समय भोला बाबू का वर्चस्व था, बीजेपी घर था बेगूसराय में, बीजेपी सब दिन घर बना रहा, क्योंकि व्यापारी, बनिया और आम जनता भी कमल छाप से जुड़ी हुई है। जी जी। फिर हम लोग मायावती के टिकट से लेके चुनाव लड़े, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं था बिहार में। मायावती का कोई लोग जानते नहीं थे। फिर लोकसभा में हुआ कि हम लोग को 2009 में लोकसभा चुनाव भी लड़ना है, उसमें भी वो लड़े। तो 10,000-12,000 वोट उस समय हम लोगों को आया था। उसके बाद सुशील मोदी जी ने माला पहना करके प्रचार प्रसार मंच का जिला अध्यक्ष बेगूसराय का उनको घोषित किया था। हम लोग लगभग 3 चुनाव फिर भाजपा में रहने के बाद हम लोग लड़े, जिसमें पहला चुनाव था रजनीश जी एमएलसी के लिए खड़े हुए थे, जो हम लोग उसमें कैंपेन पूरा किए थे और जीते थे वो। उसके बाद एक चुनाव लड़े थे हम लोग श्री बाबू के लिए, श्री कृष्ण सिंह उपचुनाव था, लड़े थे। उसमें भी हम लोग कैंपेन में पूरा रहे थे। सुशील मोदी जी का रोड शो भी हुआ था, बड़ा सभा भी हुआ था। मैं और मेरे पिताजी श्री नारायण प्रसाद सिसारिया हर जगह हम लोग रहते थे। अपने पिता से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है सर, क्या कहना है इस विधानसभा के बारे में? इस बार तो डायरेक्ट परिवर्तन है। आज तक मेरी उम्र जो भी है 33 साल है, और हमसे जितने भी सीनियर्स हैं 70, 75, 80 साल के, उन सब का कहना है कि आज तक अपनी लाइफ में कोरोना कभी किसी ने नहीं देखा है। इस कोरोना महामारी में इंसान को इंसानियत की पहचान हुई। जो सुख में खड़े रहने वाले चेहरे थे वो दुख में दिखाई नहीं दिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, वो विधायक अमिताभ भूषण हो, मेयर उपेंद्र बाबू हो, सांसद गिरिराज सिंह हो, बड़े बड़े नेता तो बन जाते हैं, लेकिन दुख में लेप लगाने का काम वो करते नहीं हैं। बड़े बड़े हवेलियों में रहने वाले, एसी कार से घूमने वाले, एसी घर में रहने वाले, वो क्या जाने गरीबों का हाल।
हम लोगों ने 60 लड़कों का ग्रुप बनाया था कोरोना महामारी के लिए, और कोरोना महामारी में 60 दिन हमारे 60 लड़कों का ग्रुप ने 10 गाड़ी लेकर के हर 25 पंचायत हो या 45 वार्ड हो, हर जिस ज़रूरतमंद को राहत सामग्री देने का काम हम लोगों ने किया था। यहाँ तक कि जयमंगलागढ़ में पशु पक्षी भी भूखे थे, बंदर भी भूखे थे, उनको भी हम लोगों ने चना, केला, पावरोटी, बिस्कुट खिलाने का काम किया था। 4 बार हम लोग गए थे जयमंगलागढ़ भी। तो एक दिल में ये एहसास हुई, मैं दुर्गा जी का भी भक्त हूँ, मैं दुर्गा जी में हर साल लगा रहता हूँ, 1.5 महीना समय देता हूँ, मैं चंदा भी करने जाता हूँ। इस बार तो मुझे अफसोस है कि चुनाव सामने था, उस बोल करके मैं चंदा नहीं कर पाया, और सब जगह चंदा करने जाता हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो बिहार विधानसभा में 15 साल बनाम 15 साल का जो चर्चा हर तरफ है, आपकी पार्टी की जो राष्ट्रीय जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आवाज़ लगाते रहते हैं कि जो 15 साल आपने देखा एक तरह से जंगल राज, फिर 15 साल आपने देखा नीतीश कुमार की सरकार को, इस बार बदलाव लाई और उन्होंने जो गठबंधन बनाया, प्रगतिशील गठबंधन जो आपका गठबंधन है, वो उसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या सच में बिहार में बदलाव होने वाले हैं? बिल्कुल इसी का मैं उदाहरण दे रहा था कि कोरोना महामारी में बिहार की जनता बहुत ज़्यादा त्राहिमाम परेशान हुई। नीतीश सरकार ने राहत देने का काम नहीं किया। यहाँ तीनों नेता ने बेगूसराय की जनता को राहत देने का काम जो नहीं किया, उसके कारण सारे वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोग परेशान रहे, और कोरोना महामारी के कारण 6 महीने से परेशान हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल बन के खड़ा है, इसलिए परिवर्तन पूरे बिहार में होने जा रहा है। हर जगह 150 सीट पे चेहरा बदल जाएगा, ये गारंटी मैं कहता हूँ कि 150 सीटों पे चेहरा बदलेगा। और नीतीश सरकार जिस तरह वो सपना देख रही है कि फिर मैं बहुमत में आऊँगा और मुख्यमंत्री बनूँगा, तो मैं ये बतला देना चाहता हूँ, अगर भ्रम में है तो मैं 15 से 20 सीट उनको आएगी पूरे बिहार में। 0 रन पे वो आउट होने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश सरकार ने 3 बार किसी में लटक करके डबल इंजन की सरकार बराबर वो बनाते रहते हैं। जो प्रवासी मजदूर जो परेशान हुए, अपने बिहार से बाहर थे, उन्होंने जो लाने का काम नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने 2,40,000 रेलवे को दिया था प्रवासी मजदूर को लाने के लिए, 2,40,00,000, और उसके बस में भी उनका पैसा बहुत सा लगा था। 18 करोड़ रुपया टोटल खर्चा हुआ था कोरोना महामारी में। पप्पू यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है कि शपथ पत्र बनाया उन्होंने कि 3 साल मुझे दीजिए, 3 साल में अगर बदलाव नहीं लाता हूं तो मैं मतलब जो मुझे कहिए मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह से उनका एक आया है शपथ पत्र। उस शपथ पत्र के बारे में क्या कहना है? देखिए 10 पन्नों का प्रतिज्ञा पत्र बनाया गया है। जैसे मानिए अगर उसको मैं फ़ोटो स्टेट कराता हूँ 25 पन्नों का वो बनता है। लगभग उसमें 48 से 49 ऐसी योजनाएं की घोषणा की गई है कि अगर सरकार में वो आते हैं, जी सरकार में तो आना ही है, क्योंकि 100+ सीटों पे उन्होंने अपने प्रत्याशी को खड़ा करने का काम किया है, और 6-7 ऐसे। आपको ये लगता है कि इस बार पप्पू यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह दिल्ली में आपने नहीं देखा था कि एकाएक आपकी सरकार बन गई, माने गठबंधन से भी बनी, लेकिन दोबारा जो चुनाव हुआ तो बहुमत से बनी। उसी तरह इस बार बिहार में पूरा परिवर्तन आने वाला है। 100+ सीट पप्पू यादव जी को आने जा रहा है। सरकार तो वो हंसते हंसते बनाएंगे। और रहा 30 साल बनाम 3 साल, उन्होंने हाई कोर्ट से एफिडेविट करवा करके ये जो घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र उन्होंने निकाला है, सारा चीज़ की 3 साल के अंदर अगर वो प्रतिज्ञा पत्र का एक भी चीज़ बचा रह गया तो वो अपनी राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे, इस्तीफा दे देंगे, कभी लौट के राजनीतिक फिर नहीं करेंगे। पप्पू यादव की उन प्रतिज्ञा पत्र में जो उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र दायर किया है या जनता के बीच लाने का काम किया है, उनकी कुछ योजनाओं जो महत्वपूर्ण योजना है उनको मैं चाहूँगा दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल। जैसे उसमें है, सबसे पहले तो है कि जिसको जैसा हुनर वैसा रोजगार। जी। नालियाँ, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, महिलाएं सुरक्षित। जैसे हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं, हर बुजुर्ग को माने लगभग 6,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिससे उनका पालन पोषण अगर उनके बच्चे नहीं भी करते तो उनको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए कि परिस्ता, डोमिनोज जैसे बड़ी बड़ी
उद्योगों को अपने बेगूसराय में हर ज़िला में, मेरा ये कहना कि जितने ज़िला हैं हर ज़िला में बड़े बड़े उद्योग को खोला जाएगा, जिसके कारण प्रवासी मजदूर जो हमारे पलायन करते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। दिल्ली बम्बई जाने वाले जितने मजदूर हैं यहीं काम करेंगे, उनको भी हर ज़िला में ही काम मिलेगा, दूसरा ज़िला भी नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कि बड़ी बड़ी हॉस्पिटल यहाँ खोली जाएगी। हम लोग अगर घर में 3 बच्चे, 2 माता पिता रहते हैं, एक बच्चे को बीमारी हो जाती है तो लेकर के दिल्ली बम्बई कलकत्ता दौड़ना पड़ता है, घर कैसे चलेगा। इसलिए यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जाएंगे और यहीं इलाज होगा, और निःशुल्क जितने गरीब हैं बिना पैसे का उनका इलाज होगा। उसके बाद देखिए कि मेरे तरफ से भी एक है कि यहाँ बेगूसराय के सब बात करते हैं बेगूसराय, चूँकि पप्पू यादव ने तो पूरे राज्य के लिए बात की, हम बात करेंगे चूँकि आप बेगूसराय विधानसभा से प्रत्याशी हैं जन अधिकार पार्टी के समर्थित। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बेगूसराय के लिए क्या बदलाव लाने वाले हैं। अगर आप यहाँ के जनता से अपील करेंगे कि आप जनता के लिए कौन सी योजना लेकर आने वाले हैं, क्या एजेंडे हैं आपके। मैं 2-3 बात और उनके लिए बोल देना चाहता हूँ जो प्रतिज्ञा पत्र में है, महत्वपूर्ण चीज़ है। जी जी। मैट्रिक एग्ज़ाम के पास होने के बाद बच्चियों को स्कूटर मिलेगी, लड़कों को बाइक मिलेगा, जो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद रही बात मेरी कि बेगूसराय की जनता इस बार भारी परिवर्तन करने जा रही है, क्योंकि मैं 4 महीने से सभी पंचायत और सभी वार्ड में घूम रहा हूँ। अभी देखिए कि एक बारिश नहीं होती है, चारों तरफ नगर निगम नहीं नरक निगम बन गया है। मेयर के आने के बाद एक भी काम नहीं हुआ है पूरे बेगूसराय में। अमिता भूषण 5 साल विधायक बनी, 5 काम उनका गिनती से आप बतला दीजिए मुझे। 5 दिन तो वो आई नहीं बेगूसराय में, तो 5 काम कहाँ से वो करेंगी। इसलिए वो भी भ्रम में है कि इस बार फिर जनता मुझे जिताने जा रही है। भाजपा सोच रही है कि मैं पैसे के बल पे जीत लूँगा यहाँ पर, तो जनता इस बार पैसे वाले को वोट देने नहीं जा रहे हैं। जनता इस बार भारी परिवर्तन करने जा रहे हैं। छात्र छात्राओं का हमेशा आवाज़ उठते रहता है कि दिनकर विश्वविद्यालय लाने के लिए। जी जी। तो मैंने ये घोषणा किया है कि बेगूसराय की जनता जब मुझे जिताएगी यहाँ से, तो मैं दिनकर विश्वविद्यालय लाने का काम बेगूसराय की धरती पे करूँगा, जिससे कि हमारे यहाँ के जितने भी छात्र छात्रा हैं बाहर जाने की आवश्यकता पढ़ाई के लिए नहीं पड़ेगी, यहीं पढ़ेंगे, यहीं उनको रोज़गार मिलेगा। हमारे गरीब परिवार के भी बच्चे उसमें पढ़ेंगे निःशुल्क। उसके बाद हर घर के, हर वर्ग के, हर जाति के घर से IAS अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। ये जो सपना लोग देखते थे कि हमारे बच्चे, हम गरीब हैं, मेरे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, पैसे वाले के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इस सपने को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। व्यापारियों के लिए नालियों और सड़कों का नया आविष्कार किया जाएगा और ऐसा बनाया जाएगा कि 25 साल तक वो सड़कें टूटेंगी नहीं, नालियाँ ख़राब नहीं होंगी, पानी रुकेगी नहीं, कितनी भी बारिश हो जाएगी, लेकिन बाज़ार में कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप देख लीजिए महिलाएं सुरक्षित। मेरे बनने के बाद अगर 1 साल में 1 बलात्कार होगा तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। 3 महीने तक अगर एक भी अपराधी का पता चल जाता है कि अपराध किया तो मैं उसी समय रिजाइन दे दूंगा। मैं परिवर्तन 1 साल के अंदर 50%। मेरा ये कहना कि ये जो सारी जो बातें जो आप बोल रहे हैं सर, ये कैसे होगा, कैसे आसान करेंगे, कैसे संभव बनाएंगे इसको। हमारे पास उसका स्कीम है, योजनाएं हैं जो प्रतिज्ञा पत्र में लिखा हुआ है, उस पर कड़ाई कैसे किया जाएगा। अगर एक अपराध हो जाता है 3 महीना के अंदर, तो जितने भी उनके परिवार में वोटर्स हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। अगर उनको सरकारी नौकरी उनके घर में किन्हीं को है उसको रद्द किया जाएगा। एक अपराध करेगा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। एक बलात्कार, अगर एक बलात्कार करता है तो उनके भी पूरे खानदान को इसमें शामिल किया जाएगा, उनको अपराधी घोषित किया जाएगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रतिज्ञा पत्र में लिखा गया है, जिसको मैं डिटेल में बतलाऊंगा, बहुत उसमें समय लग जाएगा। विशेष रूप से ये है कि दिनकर विश्वविद्यालय लाने का काम करना है। सड़क, नालियाँ, बिजली 24 घंटा यहाँ हो जाएगी। और शिक्षा के लिए अब दिनकर विश्वविद्यालय आएंगे, शिक्षा तो दुरुस्त हो ही जाना है। अब स्वास्थ्य, बड़ी बड़ी यहाँ हॉस्पिटल खोली जाएगी, जिससे कि कोई भी परेशान नहीं होंगे। ट्रेन में, बस में लटक के जाना, इलाज करवाना, पैसा लगना, घर में सुरक्षा नहीं हो पाता, वो परिवर्तन आएगा।
महिलाएं 12 बजे रात में, अभी देखिए सुरक्षित नहीं है कोई महिलाएं, कोई घर की बहू बेटी हमारी माताएं निकलती हैं तो 12-1 बजे रात में, तो पता नहीं वो निकलेगी तो वापस आएंगे कि नहीं। लेकिन हमारी सरकार आती है, मैं यहाँ से विधायक चुना जाता हूँ, तो मैं इसका पूरा जिम्मेदारी लूँगा। 12 बजे रात में भी हमारे किसी घर से कोई महिलाएं बहू बेटियाँ निकलेंगी, अगर कोई एक अपराधी मैंने अगर आंख उठा के देख लेगा तो उस दिन या तो वो रहेगा या मैं रहूँगा। अच्छा सर, जो जनता यहाँ से आपको सुन रही है, बेगूसराय की जो मतदाता जो भी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बहन माँ बहनें जो भी आपको सुन रहे हैं, उन तमाम मतदाताओं से, उन युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए? बिल्कुल, मैं हाथ जोड़ के बेगूसराय की सारी जनता से अपील करता हूँ कि बेगूसराय के लिए मेरे दिल में कुछ तमन्ना है। 2005 से मैं राजनीति से जुड़ा, मेरे शरीर के खून में राजनीति घुसा हुआ है। मैं व्यापार भी करता, मैं व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा दिल बार बार कहता है कि मुझे बेगूसराय के लिए कुछ बढ़ चढ़ करके कुछ करना है। जिस कोरोना में जो मैंने काम किया उसके बाद मुझे लगा नहीं, इस बार मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, परिवर्तन जनता जरूर करेगी और मुझे ज़रूर जिताएगी। पप्पू यादव जी ने जो बाढ़ राहत में काम किया, कोरोना महामारी में किया, उनसे प्रभावित होकर के मैं भी पहले बीजेपी में ही था, बीजेपी में ही वोट डालता था, लेकिन गिरिराज सिंह ने जो काम नहीं किया कोरोना महामारी में, अमिताभ भूषण ने नहीं किया, इससे मैं हताहत हूँ। मेयर साहब ने तो नरक ही बना दिया पूरे बाज़ार को, कहीं माने रोड तो है ही नहीं, रोड को तोड़ के नाली बना दिया गया। मैं समझता हूं कि नगर निगम ने, नरक निगम है, रोड कहीं नहीं, सिर्फ नालियां हैं। आप घर से अगर बाहर निकलते हैं तो आप अपने लिए अपील करें सर, अपनी बात रखें। तो मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस बार मौका है, परिवर्तन भी है, कोई भी जनता बहकावे में नहीं आवे। मने ठेकेदार पैसे वाले को वोट नहीं देना है, उनको उनका जमानत जब्त करके उनको भेजने का काम करता है, तभी परिवर्तन आएगा। और मुझे 5 साल मुझे नहीं चाहिए, मैं 1 साल में परिवर्तन ला दूंगा 50%। अगर नहीं लाऊंगा तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। आपको 5 साल मुझे नहीं झेलना पड़ेगा। 365 दिन जीतने के बाद मैं जनता दरबार लगाऊंगा। 365 दिन अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ, पटना में भी हूँ, तो मेरे पदाधिकारी जनता दरबार में रहेंगे, हर समस्या को सुनेंगे। इसलिए एक बार आपने बहुत दिन हाथ को दिया, कमल छाप को दिया, इस बार पप्पू यादव जी ने जो काम किया, प्रतिज्ञा पत्र लाया है, उनके कामों को पूरा होने के लिए एक बार सिर्फ मौका दें और 1 साल सिर्फ आप हमको देखें। अगर 1 साल में परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं खुद रिजाइन दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। केवी स्टूडियो जिनके साथ आज आपने मंच साझा किया, अपनी बातें हम लोगों से साझा की, तो इसके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, आपने मेरे मन की बात को जाना, मुझे अपील करने का मौका मिला जनता के बीच में। मैं कहीं मैंने जाता हूँ, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में, मैंने डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया एक ऐसा कड़ी है, चौथे पावदान है भारत के लिए। मीडिया जो दिखाती है जनता वही समझती है। मैं कितना भी बोलूँगा, लेकिन मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है परिवर्तन का। इसलिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ केवी स्टूडियो को और हमारे डॉक्टर रोशन सर को कि उन्होंने भेजा, मैं दिल से उनको शुक्रिया देता हूँ। और एक बात पप्पू यादव जी का और एक मैं बतला देता हूँ, सपना है, उनका कहना एशिया का नंबर 1 बिहार बनाएंगे, वो विश्व का नंबर 1 स्कूल खोलने जा रहे हैं वो। इसके साथ बिहार में महिला विश्वविद्यालय नहीं था, जीतने के बाद सरकार में आने के बाद वो भी वो करने जा रहे हैं। इसलिए मैं बिहार की जनता से भी अपील करूंगा, एक मौका इस बार ज़रूर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।